आप इस वीडियो में देख रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा एसी धारा परिपथ का एक विशेष यंत्र जो एसी धारा को परिपथ में बिना विद्युत ऊर्जा हानि के धारा की प्रबलता को कम कर देती है या परिवर्तित कर देती है। ठीक है, ये प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर का है। ठीक है, फर्स्ट पेपर में है ये। तो ये चौक कुंडली पढ़ रहे हैं आप लोग, है ना। चौक कुंडली एक ऐसी युक्ति है या निकाय है ना, जो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विद्युत ऊर्जा हानि के बिना विद्युत ऊर्जा हानि के यानी विद्युत ऊर्जा हानि नहीं होने देती और धारा की प्रबलता को कम या परिवर्तित कर सकती है। ठीक है, इसकी रचना ये है कि नगण्य प्रतिरोध और उच्च प्रेरकत्व की कुंडली होती है। जैसे ये रेड वाली जो देख रहा है आपको, ये तांबे तार की कुंडली बनाई जाती है जिसका प्रतिरोध नगण्य होता है और प्रेरकत्व ऊंचा होता है। तो नगण्य प्रतिरोध करने के लिए तांबे के मोटे विद्युत इंसुलेटर वाली यानी जिसके सिरों पर, जिसके सरफेस पर विद्युत रोधी बनाया जाता है तांबे के तार को, तांबे के मोटे विद्युत रोधी तार के अनेक फेरों की पट्टीदार लोहे की क्रोड पर लपेटकर बनाई जाती है। ये लोहे का क्रोड है आपका, इस पर ये तांबे तार की कुंडली बनी हुई है जो पृथक पृथक ही होती है, यानी इन पर इंसुलेटर लगा रहता है, अचालक लगा रहता है। अधिक फेरे तथा लोहे की क्रोड पर होने के कारण कुंडली का प्रेरकत्व अधिक होता है और प्रतिरोध शून्य होता है। ठीक है, मोटा तार होने की वजह से प्रतिरोध कम हो गया और फेरे अधिक होने की वजह से आपका प्रेरकत्व अधिक हो जाता है। कुंडली की जो प्रतिबाधा आती है, जब ये एक्सल का मान बड़ा हो गया तो ये जेड का मान भी क्या होता है, अधिक प्राप्त होता है। जेड का मान बढ़ाया और घटाया जा सकता है। जैसे ये क्रोड जो है जितनी कुंडली के अंदर बाहर होगी, ये अंदर या बाहर होती है, धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है। तो जेड का मान घटाया और बढ़ाया जा सकता है या नियंत्रित किया जा सकता है। इस एलआर परिपथ का जो परिपथ बना है इस जो कुंडली में, वो एलआर कहा जाएगा क्योंकि कुंडली और प्रतिरोध दोनों हैं। एलआर परिपथ का औसत शक्ति 6 P बार बराबर VRMS IRMS cos फाई होता है और cos फाई एलआर परिपथ का ये होता है। ये मान बड़ा है, सिंपल सी बात है, ये मान बड़ा है तो इस मान को क्या करेगा, कम करेगा। ऊर्जा 6 कम हो जाती है यदि R 0 हो और HL ऊंचा हो तो। इस तरह चौक कुंडली में औसत शक्ति 6 शून्य होने के कारण ऊर्जा 6 भी पर्याप्त कमी आ जाती है। ठीक है, इस तरह ये चौक कुंडली परिपथ में एसी के मान को परिवर्तित करता है। ठीक है ना, उसकी प्रबलता को कम और अधिक करता रहता है। चौक कुंडली का उपयोग क्या केवल एसी में किया जाता है, ये नोट कर लेने वाली बात है। चौक कुंडली का उपयोग केवल एसी यानी प्रत्यावर्ती धारा के लिए किया जा सकता है, दिष्ट धारा के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि दिष्ट धारा के लिए जो फ्रीक्वेंसी है, कोणीय आवृत्ति है धारा की, वो 0 होती है। इसीलिए एक्सल का मान 0 हो जाता है। जब एक्सल का मान ये 0 हो जाता है, ठीक है ना, तो आर पहले से ही 0 है, तो यह नियंत्रण नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये है आपकी चौक कुंडली। चौक कुंडली का एक फिक्स चीज़ आपने समझ ली कि चौक कुंडली ऐसा निकाय है जो परिपथ में, एसी परिपथ में बिना ऊर्जा हानि के धारा की प्रबलता को कम कर सकता है, परिवर्तित कर सकता है। इसमें लोहे की क्रोड पर तांबे तार की कुंडलियां बनाई जाती हैं। ये कुंडलियां जो बनती हैं तांबे तार की इंसुलेटर युक्त होती हैं, यानी पृथक पृथक होती हैं। जैसे जैसे क्रोड इस कुंडलियों के बीच में जो है अधिक या कम दूरी पर रखा जाता है, धारा की प्रबलता को कम और अधिक करता रहता है। ठीक है, इसमें एक्सल का मान अधिक होता है और आर का मान कम होता है, जिससे प्रतिबाधा आपकी अधिक प्राप्त होती है। ठीक है, तो जेड का मान अगर घटाना है और बढ़ाना है तो नियंत्रित करना है, तो उसके लिए
हमें क्या करना होता है, ये समझ लीजिए, ये मान आपका बड़ा हो गया, ये मान यानी प्रतिबाधा LR परिपथ होती है कुंडली, प्रतिबाधा बड़ी होगी तो शक्ति क्षय 0 हो जाता है। इस तरह से बिना ऊर्जा ह्रास के ये धारा के मान को नियंत्रित कर लेती है। ये आपकी चौक कुंडली है, बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मानते हैं पेपर में, ठीक है। सही हो गया आपका। दूसरी बात, एक अगला टॉपिक जो आप देख रहे हैं वो ट्रांसफार्मर की देख रहे हैं। ट्रांसफार्मर के बारे में थोड़ा हम आपको डिक्लेयर करना चाहते हैं। ट्रांसफार्मर एक यंत्र है, और यह यंत्र अन्योन प्रेरण क्रिया सिद्धांत पर कार्य करता है। अन्योन प्रेरण क्रिया सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है ना, ये करता है आपका, ठीक है। इसमें अन्योन प्रेरण क्रिया सिद्धांत पर काम करता है, यह तो आपको समझ में आ गई। यंत्र भी है, ये करता क्या है, ये 2 काम कर सकता है। एक उच्च विभव निम्न धारा, जिसका विभव ऊंचा होता है उसका धारा निम्न होती है। निम्न धारा को निम्न विभव उच्च धारा में परिवर्तित कर सकता है, या निम्न विभव उच्च धारा को, ठीक है, उच्च धारा को उच्च विभव निम्न धारा में बदल सकता है। ये इसकी खासियत है। जो भी ट्रांसफार्मर उच्च विभव को निम्न विभव में बदलता है उसे हम कहते हैं अपचायी ट्रांसफार्मर, ठीक है। उच्च विभव को कहाँ बदलेगा, निम्न विभव में। ये अगर परिवर्तन करता है तो उस ट्रांसफार्मर को हम कहते हैं उच्चायी ट्रांसफार्मर, ठीक हो गया। दूसरा, जो निम्न विभव को उच्च विभव में बदलता है ना, उसे हम कहते हैं उच्चायी ट्रांसफार्मर। एक अपचायी हो गया और एक उच्चायी हो गया, 2 ट्रांसफार्मर हो गए आपके, क्लियर हो गया। और इसको पहचानने का तरीका ये हुआ कि एक चीज़ आप जानते हैं कि जो अन्योन प्रेरण की क्रिया होती है वो 2 कुंडलियों के बीच होती है। ये 2 कुंडली के बीच होती है ना, आप पढ़ते रहे हैं हमेशा। ये जब इस पार्ट को पढ़े होंगे तो होगा, ये प्राइमरी कुंडली होती है, सेकेंडरी कुंडली होती है, ठीक है। तो सेकेंडरी कुंडली में धारा के मान परिवर्तन से प्राइमरी कुंडली में धारा के मान परिवर्तन से सेकेंडरी कुंडली में धारा का मान परिवर्तित होता है, प्रेरित धारा बनती है, आपको पता है। तो इस अपचायी ट्रांसफार्मर में जो द्वितीय कुंडली की संख्या होती है, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या जो होती है, जैसे NS कह सकते हैं, प्राइमरी में कुंडली की संख्या NP है, तो NS का मान अगर कम होता है NP से, यानी प्राइमरी कुंडली की संख्या द्वितीय कुंडली की संख्या से क्या होती है, कम होती है, तो वो ट्रांसफार्मर कहलाता है अपचायी ट्रांसफार्मर। ठीक इसी का विपरीत ये होता है कि NS का मान अगर बड़ा हो गया NP से, यानी प्राथमिक कुंडली का फेरों की संख्या द्वितीय कुंडली के फेरों की संख्या से यदि कम हो गई, यानी प्राइमरी की कम हो गई द्वितीयक से, तो उसे कहते हैं हम उच्चायी ट्रांसफार्मर। क्लियर हो गया, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक और भी बात आती है, ट्रांसफार्मर के लिए एक परिरमण अनुपात होता है, परिरमण अनुपात है ना, ये कांस्टेंट मान है जो ट्रांसफार्मर की ऊंचाई और अपचाई को शो करता है। तो देखिए, ये होती है द्वितीयक में कुंडली की संख्या बटे प्राइमरी में कुंडली की संख्या। इसको हम दिखाते हैं R से, याद रखिएगा। यदि R का मान, ठीक है, यदि R का मान 1 से बड़ा हो जाए, R का मान क्या हो जाए, 1 से बड़ा हो, तब वो कहलाता है उच्चायी ट्रांसफार्मर। और अगर R का मान 1 से छोटा हो जाए तो उसे कहते हैं अपचायी ट्रांसफार्मर। ये क्लियर हो गया।
आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि ट्रांसफार्मर यंत्र है, अन्योन्य प्रेरक क्रिया सिद्धांत पे काम करता है। यह उच्च विभव को निम्न विभव और निम्न विभव को उच्च विभव में परिवर्तित कर सकता है। जो उच्च विभव को निम्न विभव में परिवर्तित करता है उसे अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। जो निम्न विभव को उच्च विभव में परिवर्तन करता है उसे हम उच्चाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। ये अपचाई ट्रांसफार्मर उच्च विभव को निम्न विभव में जो चेंज करेगा, अपचाई ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहा जाता है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, स्टेप डाउन, और इसको कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है ना। तो जो निम्न को उच्च विभव में, निम्न विभव को उच्च विभव में बदलता है उसे हम कहते हैं स्टेप अप, है ना, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और इसको कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसमें हम आपको बताएं कि अगर सेकेंडरी कुंडली में फेरों की संख्या प्राइमरी से कम होती है उसे अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। इसका परिणमन अनुपात 1 से कम होता है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए हमने बोला कि सेकेंडरी कुंडली में फेरों की संख्या ज़्यादा होती है और प्राइमरी में कम होती है, तो ऐसे ट्रांसफार्मर को हम कहते हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर। उसके लिए आर का मान जो होता है 1 से बड़ा होता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आपकी क्लियर हो गई चीज़ें। अब इसकी थोड़ी हम लोग रचना क्रिया विधि देख लेते हैं। तो ये आपका ट्रांसफार्मर दिखा रहे हैं हम। यह एक ऐसा यंत्र है जो उच्च वोल्टेज को निम्न धारा को निम्न वोल्टेज उच्च धारा में, जो अभी पहले बताए थे, तथा निम्न वोल्टेज उच्च धारा को उच्च वोल्टेज निम्न धारा में परिवर्तित कर सकता है। ये ठीक है। सिद्धांत क्या है? यह यंत्र अन्योन्य प्रेरण क्रिया सिद्धांत पर काम करता है। यह एसी के विभव को परिवर्तित करता है ना। जो प्रत्यावर्ती धारा वोल्टेज है या प्रत्यावर्ती धारा है उसी को परिवर्तित करता है, टीसी को नहीं करता। ठीक है। रचना में देख लीजिए आप। रचना में नर्म लोहे की पृथक पत्तियों को जोड़कर आयताकार पटलीदार क्रोड बनाया जाता है। ये देखिए, ये आयताकार पटलीदार क्रोड है, पृथक पृथक क्रोड बनाया जाता है जिससे ऊर्जा हानि कम हो जाए। क्लियर। पटलीदार अगर नहीं बनाएंगे तो अगर आयतन बढ़ेगा तो उसका ऊर्जा हानि बढ़ जाता है। ठीक है। तो ये क्रोड बनाया जाता है। ठीक है। इस क्रोड के आमने सामने भुजा पर विद्युत रोधी पदार्थ की परत चढ़े हुए तार की कुंडलियां बनाई जाती हैं। जैसे आमने सामने भुजा पर ये 2 कुंडलियां बनाई जाती हैं, एक प्राइमरी बनाई जाती है और एक सेकेंडरी कुंडली बनाई जाती है। ठीक है। कुंडलियां बनाई जाती हैं। जिस कुंडली में मोटे तार कम फेरे होते हैं तथा दूसरी कुंडली में पतले तार अधिक फेरे होते हैं। मोटे तार अगर होंगे तो उसका प्रेरकत्व क्या होगा? बोलिए। प्रेरकत्व उसका ऊंचा हो जाएगा और प्रतिरोध कम हो जाएगा। ठीक है। तो मोटे तार कम फेरे तथा दूसरी कुंडली में पतले तार का अधिक फेरे की कुंडली बनाई जाती है। दो कुंडलियां प्राथमिक और द्वितीयक कहलाती हैं। यानी ऊपर वाली ये प्राइमरी, ये कुंडली। देखिए ऊंचाई अपचाई की हम जो बात कर रहे थे, इनमें देखिए एनपी का मान एनएस से आपको बड़ा दिख रहा होगा, है ना। द्वितीयक में ज़्यादा है आपकी फेरों की संख्या, देखने में लग रहा होगा। इसमें 5 है, इसमें 6-7 है, तो ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहलाएगा। ऊपर में संख्या अगर ज़्यादा होगी, एनपी की संख्या देखिए इसमें ज़्यादा है एनएस से, तो इसे अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। क्रिया विधि होती है तो देखिए क्या होता है। एसी स्रोत से जब प्राथमिक कुंडली में जोड़ते हैं तो अन्योन्य प्रेरण क्रिया द्वारा एसी दूसरी कुंडली में पहुंचती है। ठीक है। तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या एनपी, द्वितीय कुंडली में संख्या एनएस है। यानी प्राइमरी में फेरों की संख्या आपकी एनपी है, द्वितीयक में एनएस है। प्राथमिक कुंडली में अगर हम निवेश करते हैं, जैसे ही हम एसी को जोड़ते हैं तो जोड़ेंगे तो उसका विद्युत वाहक बल ऐसा प्राप्त होगा। यानी प्राथमिक में प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो मान होगा, जैसा कि आप प्रेरण से पढ़े थे फैराडे नियम में कि n डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, तो यहाँ पे प्राइमरी की बात है तो यहाँ हमने P और यहाँ P लगाया है, ये आपको दिख रहा है। द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल आपका ऐसा हो जाएगा। ठीक है।
अगर इसको अनुपातिक कर दें तो हमारा हो जाएगा ES/EP बराबर NS/NP। इसी का सिमिलर अगर हम एक फार्मूला सेट करें तो देखिए ES प्रोपोर्शनल होगा इसके, ये प्रोपोर्शनल होगा इसके, ये भी प्रोपोर्शनल होगा, यानी 3 प्रोपोर्शनल हो गए आपके। ES, VS, NS ये प्रोपोर्शनल हो गए आपके, ठीक है। तो इसी को हम, ये एक अनुपात मिलता है जिससे ट्रांसफार्मर के सारे सवाल लगते हैं, ठीक है। आप किसी भी 2 को लेकर के चलेंगे तो आपके हमेशा सवाल लगते रहेंगे। किसी भी 2 ले लीजिए जो निकालना हो उस हिसाब से। जो इनका अनुपात होता है सेकेंडरी कुंडली में फेरों की संख्या, प्राइमरी कुंडली में फेरों की संख्या का जो अनुपात होता है उसे ट्रांसफार्मर का परिणमन अनुपात कहते हैं। ये मान अगर R1 का मान, R का मान बड़ा होगा 1 से तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर को शो करता है, और अगर छोटा होगा तो अपचाई ट्रांसफार्मर का शो करता है। इसमें फेरों की संख्या के आधार पर ये मान बदलते रहते हैं, ये आपको समझ में आएगा ही। ये ऊपर वाला, ये देखिए अगर ये बड़ा होगा तो एक का मान क्या आएगा, बड़ा होगा, यानी 1 से बड़ा दिखाएंगे जो ऊंचाई शो करेगा, ठीक है। तो इस तरह से ट्रांसफार्मर का पूरा आप लोग लिखते हैं। ये जब पेपर में आता है तो ये तरीका अगर आप अपनाते हैं तो आपकी गलतियां कम होंगी और आपके पूरे नंबर मिलेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें हम लोग ट्रांसफार्मर में हानि के बारे में अगले वीडियो में पढ़ लेंगे, ठीक है। ट्रांसफार्मर की हानि, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानि कैसे होती है, ये अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। हम चाहेंगे कि आप इसको अगला वीडियो भी देखें। ऊर्जा हानि किस किस ढंग से होती है। वैसे आप जानते भी होंगे जितने भी किसी यंत्र में प्रयोग किए जाते हैं यंत्र अवयव, उन्हीं के आधार पर ऊर्जा हानि होती है। जैसे मोटे तार हमने लिया है, पट्टीदार क्रूड लिया है, फेरों की संख्या ली है, तो उसके आधार पर ये ऊर्जा हानि जो होगी वो आपको अगले वीडियो में हम पढ़ा देंगे। धन्यवाद। वीडियो पसंद आ जाए तो आप लाइक करें, शेयर करें। शेयर आप लोग करते नहीं, शेयर करिए वीडियो को। धन्यवाद।